रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से क्वेश्चन तो हर पेपर के अंदर ही आते हैं। आप एनडीए की बात कर लो, सीडीएस की बात कर लो, सीएपीएफ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, सिविल सर्विसेज के सीसेट वाले सेक्शन की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, स्टेट पीसीएस की बात कर लो, हर जगह इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको यूज करने चाहिए। देखो, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद में मैं एक कंक्लूजन के ऊपर आया कि कैसे आप लोग है ना साइकोलॉजिकली इनको इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को, क्योंकि पेपर के अंदर रीडिंग सेक्शन से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब अगर आप इन क्वेश्चन को इफेक्टिवली सॉल्व कर लोगे ना तो आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे, और ये हम लोग देखेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। और अगर आप सीडीएस एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये जो 13 अप्रैल को आ रहा है, यहाँ पे ये सारे के सारी स्ट्रेटेजीज आपके काम आ जाएंगी। स्ट्रेटेजी नाम बोलने के लिए स्ट्रेटेजी है, बट साइकोलॉजिकल है। देखो, अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट हवा में तीर चला करके बात की जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर साइकोलॉजी को समझी जाएगी कि कैसे हमारा दिमाग और ब्रेन काम करता है, तो उसको इफेक्टिवली हम लोग पेपर के अंदर अप्लाई भी कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप है, ध्यान से समझना, कि भैया जो ओपनिंग सेंटेंस होता है ना, कई ओपनिंग सेंटेंस होता है, वहां से हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं इस पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के अंदर कि भैया क्या बात होने वाली है। देखो, हमारे से है ना बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। कई बारी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या सेंट्रल थीम है, या इसको एक टाइटल दे दो, या ये बता दो कि भाई बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हमें कम से कम सेंट्रल थीम तो पता होना चाहिए। कहते हैं कि जो चीज़ हमें पहले पता होती है ना, वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। जैसे कि अगर आप क्लास में बैठने से पहले एक दिन पहले थोड़ा सा भी उस क्लास के बारे में ब्रीफ पढ़ के आओगे ना, तो क्लास में आप लोगों का अटेंशन बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। इसीलिए जब हम लोगों को पहली 2-3 लाइन पता चल जाएंगी ना कि क्या सेंट्रल थीम है, उसके बेसिस पे हम लोग इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ध्यान से देखना है, पहली लाइन के अंदर है ना हमें यह पता चल जाएगा कि मेन आइडिया क्या है। एंड बिलीव मी, कोई भी पैराग्राफ होता है ना, कभी भी इंपॉर्टेंट पैसेज हो गया, पैराग्राफ हो गया, वो किसी प्रोनाउन से शुरू नहीं होता, ही शी इट। बेसिकली हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि किस चीज के बारे में बात होती है। और कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो क्या होती है? नाउन होती है। तो नाउन को ही रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। तो प्रोनाउन वैसी चीजें होती है जैसे कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैव चेंज द वर्ल्ड सिग्निफिकेंटली। तो हमें यह पता चल गया कि यहां पे किस चीज के बारे में बात होने वाली है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात होने वाली है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर वर्ल्ड के बारे में बात होगी तो भैया ब्रिटेन के अंदर वो स्टार्ट हुआ था, कैसे इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई, एक जो प्रोडक्शन लाइन है वो एस्टेब्लिश हुई, तो उसके बारे में यहाँ पे पता चलेगा। तो एक साइकोलॉजी का इंसाइट है यहाँ पर। एटकिंसन और शेफरिन ने 1968 में एक थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि जो पहली इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है ना, वो हम लोग बहुत ही इफेक्टिवली रिमेंबर कर पाते हैं, यानी याद कर पाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो रिकॉल भी कर पाएंगे। फिर मैं आपको यह बताता हूं कि बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके लिए ये एक पेपर का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरी 6 साल की मेहनत है। जितने भी एग्जाम मैंने यूपीएससी का दिया, स्टेट पीसीएस का दिया, कुछ भी एग्जाम दिया, वहां से जा करके ये सारे नोट्स को मैंने एक जगह कंपाइल किया, और आज के टाइम में आपको ये यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इनको जा करके पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर के अंदर जो सेगमेंट है वो यहीं से सोल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अगर आप लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे तक अपने डाउट्स पहुंचाना चाहते हैं, फॉलोअर बढ़ाना कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। कई बार ऐसा होता है कि भाई तरीके से आपके डाउट हमारे तक नहीं पहुंच पाते, तो आप इंस्टाग्राम तक को डीएम करके हमारे तक हमारे लिए जो भी आपकी सलाह है, सजेशन है, डाउट्स है, वो बता देना, ताकि हम लोग है ना उसी चीज़ के लिए तो काम करें जो आपके लिए फायदेमंद हो। फिर रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 जो है उसका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 5 अप्रैल से। मैं क्लियरली बताता हूँ। देखो, ये जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बार एडमिशन लेते हैं। आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको ढंग से प्रिपेयर करना है, हमारे साथ, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। 5 अप्रैल से ये रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये पूरा जो सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे इफेक्टिवली हम आपको करा करके देंगे। किसी तरह का फोमो बनाने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म तो आपको करना ही करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको बोली जाएगी उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, हम लोग अवेलेबल करा करके देंगे। क्योंकि जब जिम्मेदारी ली है तो भाई हवाई जिम्मेदारी लेकर के कोई फ़र्क नहीं है, फुल जिम्मेदारी के साथ में काम किया जाएगा। क्लासेस आपकी
5 अप्रैल से एडमिशन चालू हो जाएंगी और 1 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और बाकी और सारी डिटेल आपको 1 अप्रैल के पास में अवेलेबल हो जाएगी। और तो सारा मिलते हैं इसी के अंदर। फिर आता है स्टेप 2 है कि क्वेश्चन को रीड करो। देखो क्वेश्चन को जब अपन लोग रीड करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये एक पैटर्न बन जाता है। अगर क्वेश्चन वाली लाइन हमारे सामने से हम लोग रीड करते हुए जाएंगे ना तो हमारा अटेंशन उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि भाई रेलेवेंट सेक्शन के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे, साथ ही साथ में अगर अननेसेसरी बकवास है ना उसको हम क्या कर देंगे, फिल्टर आउट कर देंगे। साथ ही साथ में देखो एक याद रखना कि पहली लाइन और जो लास्ट लाइन होती है ना, जब भी कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है और कंक्लूड होती है तो वो मेन आइडिया को ही एक्सप्रेस करने की बात कर रही होती है। स्टेप 3 में याद रखना कि जो टॉपिक है सेंटेंस के अच्छा, स्टेप 3 में आप याद रखना कि जो सेंटेंस का टॉपिक है ना वो हमें पता चलना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो कि विथमर ने दी थी 1923 के अंदर, उन्होंने बोला था कि ब्रेन जो है ना वो नेचुरली पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है। तो इसीलिए फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस जो भी पैराग्राफ के होते हैं अगर उसको ध्यान से पढ़ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। अगर उस बारे में बात होने का हमें पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कि भैया इस वर्ड का मीनिंग ये हो सकता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका मीनिंग ये हो सकता है, या एसेंस क्या है, टोन क्या है। अगर उस तरह के भी अगर हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हालांकि सीडीएस में बहुत ही रेयरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन आ तो सकते ही हैं, तो आएंगे तो ये भी हम लोग इफेक्टिवली आंसर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका है कि राइजिंग टेम्परेचर आर अफेक्टिंग इकोसिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। तो इस चीज में याद रखना कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसका इंडिकेशन यहां पे मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो भैया इस हिसाब से आगे के पैराग्राफ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये भी चीज अपने आप को याद रखनी है। देखो फिर आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में ये बोला गया है कि भाई कुछ कॉन्टेस्ट के अंदर है ना कुछ क्लू दिए हैं अननोन वर्ड्स के फॉर्म में। अगर हमें नहीं भी पता ना कि इस अननोन वर्ड का मतलब क्या है तो अगल बगल देख लो, उसकी एसेंस हमें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि एक भी वर्ड पे कभी स्टक नहीं होना, सराउंडिंग वर्ड से उसके हिंट ले लेने हैं। एग्जाम्पल इसका ये है कि द एरिड रीजन रिसीव स्केंटी रेनफॉल। स्केंटी का मतलब होता है कम, यानी कम रेनफॉल अगर कहीं पे होगी तो वो रीजन कैसा होगा। और यहाँ पे हम लोगों से एरिड वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाए, सिनोनिम पूछ लिया जाए, एंटोनिम पूछ लिया जाए तो एरिड का मतलब होगा ड्राई। क्यों? जहाँ पे बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे सूखा तो कुदरती हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो थ्योरी है इसके पीछे शीमा थ्योरी थी जो कि बार्टलेट ने दी थी 1932 के अंदर। उसमें क्लियरली यही बताया गया कि सराउंडिंग के अंदर अगर जो एसेंस फिट हो रही है ना वहां से हम वर्ड के मीनिंग को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेम चीज यही थ्योरी आप लोग इडियम एंड फ्रेजेस के अंदर भी कर सकते हैं यूज, एंटोनिम सिनोनिम के अंदर भी यूज कर सकते हैं और जगह पे भी यूज कर सकते हैं। वहां पे आपका इफेक्टिव आंसर आना शुरू हो जाएगा। फिर आता है रॉन्ग आंसर्स को, चॉइसेस को एलिमिनेट कर दो। इसको ड्यूल प्रोसेस थ्योरी बोलते हैं जो कि कैनेमन ने दी थी 2011 के अंदर। देखो एक सिस्टम 1 होता है, एक सिस्टम 2। ये मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम 1 जो होता है वो आपको बात करेगा इंट्यूशन के बारे में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे आपका इंट्यूशन के से ही पता चल जाएगा कि ये चीज सही है या नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को है ना पेपर, अगर किताबें पढ़ने की आदत होगी ना तो पेपर में बैठते ही आपके सामने आंसर पता चल जाएगा, लेकिन उसका कोर रूल हमें नहीं पता कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कि ये बात सही है या गलत है। तो वो जाहिर सी बात है वहां पे इंट्यूशन काम करेगी। और कई जगह पे जहां इंट्यूशन काम नहीं करेगी वहां पे लॉजिक काम करेगा कि अगर बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की और वहां पे कोई धक्के से ही घुसा दे रहा है किसी ऐसी चीज को जो कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, तो क्या होगा, वो पॉइंट वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको कैसे आएगी वो भी आगे बता देता हूं, यूज कैसे करनी है। तो टोन रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे ध्यान से एडजेक्टिव्स को आप चेक कर लो, किस तरह के एडजेक्टिव यूज हो रही है। पेसिमिस्टिक एडजेक्टिव है, ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव्स हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पैसेज का टोन क्या है। क्योंकि टोन वाले क्वेश्चन यूजुअली गलत हो जाते हैं, हालांकि रेयरली आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है टोन वाले क्वेश्चन के केस में। फिर आता है स्टेप 6, जहां पे आप इन्फर इंप्लाइड मीनिंग्स की तरफ जाओगे। और ये जो थ्योरी है इसको इन्फ्रेंस थ्योरी बोलते हैं, जिसको जॉन एंड लियार्ड ने दिया था 1983 के अंदर। इसमें ये बोला गया था कि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो कि लाइन के नीचे छुपे होते हैं, यानी कि बात कुछ और हो रही होती है और उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है इफ CO2 लेवल्स एंड ग्लेशियर मेल्टिंग आर मेंशन्ड, तो इसका मतलब क्या है कि भाई क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से सिचुएशन खराब हो रही है। सिचुएशन खराब हो रही है तो भाई जान माल की भी हानि होगी, किसी और नुकसान की तरफ भी जाएंगे, तो वो चीज़ अपने को समझनी है। फिर आता है स्टेप 7,
टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना है, क्योंकि अगर टाइम को ढंग से मैनेज नहीं किया ना तो वैसे ही अपने आप अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। और ये कोग्निटिव लोड थ्योरी है जिसको स्वेलर ने दिया था 1988 के अंदर। उन्होंने बोला है कि बार बार है ना री रीडिंग की तरफ मत जाओ, कभी भी री रीडिंग की तरफ मत जाओ। रीड करना है फास्ट लेकिन एफिशिएंटली रीड करना है। आप 10 बार भी पढ़ रहे हो क्या फायदा है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। और बहुत सारे लोगों का टाइम इन पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इसीलिए वेस्ट होता है क्योंकि वो री रीडिंग के अंदर ही घुसे रहते हैं। साथ ही साथ में अगर कहीं पर स्टक हो जाते हैं, उस एरिया को उतने ही एरिया को मार्क कर दो, उतने ही एरिया को मार्क कर दो और बाद में जब टाइम बच जाए तो उसके ऊपर वापस आ जाना है। यानी उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दो, उस पैराग्राफ के अंदर जितनी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही ना उनको अंडरलाइन कर दो, छोड़ के चले जाओ, वापस वहीं पे आना और वहीं से रीड करना। पूरे पैराग्राफ को पूरा रीड नहीं करना है, इस चीज को समझना है, क्योंकि बार बार टाइम तो अपना ही वेस्ट होगा ना यार। और टाइम बचाएंगे तभी बूंद बूंद से सागर बनेगा और पेपर इफेक्टिवली सोल्व कर पाएंगे। फिर आता है प्रैक्टिस करनी है, डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जिसमें हिबन लर्निंग हो गया जिसको हैब लर्निंग भी बोलते हैं। और 1949 के अंदर ये थ्योरी हम लोगों के सामने आई। इसमें क्लियरली बोला गया कि बार बार रिपीट करने से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होते हैं। और अगर आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि कहावत क्या थी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बस रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान, कुछ ऐसी एक कहावत थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यानी प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है ना। फिर इसके लिए अपने को सीडीएस के पीवाईक्यू अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं, एनडीए के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और कोई पीवाईक्यू अगर हमारे पास में अवेलेबल है किसी दूसरे एग्जाम का उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें सॉल्व करना है, क्योंकि आदत नहीं पड़ेगी पेपर सॉल्व करने की तो क्वेश्चन भी ठीक नहीं होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के अंदर सॉल्व करते हैं तो प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ जाती है। तो अंत में इतना ही बोलूंगा, अगर आप लोग सीडीएस एनडीए के लिए फ्री में प्रिपेयर करना चाहते हैं देन माय सपोर्ट इज विद यू, माय टीम इज विद यू। आप लोग फ्री नोट्स अवेलेबल जो भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर है उनको यूज कर सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए पीस ऑफ पेपर हो सकता है, दूसरों के लिए हो सकता है, बट रियलिटी बता रहा हूं, ये नोट्स ये मेरी 6 साल की मेहनत है और लोग इन नोट्स को यूज करके अपने पेड कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं, यूज कर रहे हैं भाई वहां पे, ठीक है। और ये तो मैं आपको फ्री में ही दे रहा हूं, मेरे को उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन द एंड यही चीज होती है कि यार स्टूडेंट का भला होना चाहिए, चाहे वो मेरे जरिए से हो या किसी और के जरिए से हो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। यूज करो, मजे करो, तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझनी पड़ेगी, जो नोट्स मैं देता हूँ या जो भी काम करता हूँ ना, प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बनते हैं। सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं चला रखी है, मेरे जैसे बंदों ने चला रखी है, ताकि जहां पे सरकार नहीं पहुंच पाती, सरकार की नीतियां नहीं पहुंच पाती, वहां पे हम लोग लोगों के लिए इफेक्टिवली काम करें, उनको सही टाइम पे सही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और अंत में इनसे क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का फायदा ही फायदा होगा और फायदा होना चाहिए। देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है ना तो इरादा एक होना चाहिए और नेक होना चाहिए, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। और आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।